हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के जी एस कॉन्सेप्ट अकेडमी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भूगोल की श्रृंखला में यह हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाओं की। मैं रोहित मिश्रा आज आपके साथ हूँ मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं एमपीपीएससी यूनिट 3 के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार से। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, ये है इसकी लोकेशन रीवा पन्ना के पठार की। ये मैप रहा आपके सामने, ये दिस इज द लोकेशन ऑफ रीवा पन्ना प्लेट्यू। क्लियर है दोस्तों? चलिए बात करते हैं सबसे पहले वही बात, लोकेशन इसकी। तो दोस्तों, ये हमारा एमपी है, ये एमपी का नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो रीवा पन्ना का पठार है, इसकी लोकेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं यह प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व अर्थात नॉर्थ ईस्ट में स्थित है दोस्तों। और अगर हम रीवा पन्ना के पठार के फॉर्मेशन के निर्माण की बात करते हैं, तो दोस्तों इसका निर्माण हुआ है विंध्याचल क्रम की चट्टानों से। विंध्यन चट्टानों से बेसिकली जब इन विंध्यन चट्टानों का जो अपरदन इरोजन हुआ, उसी इरोजन के परिणाम स्वरूप रीवा पन्ना प्लेट्यू का जो है फॉर्मेशन हुआ है, निर्माण हुआ है। रीवा पन्ना के पठार का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो है 31,954 किलोमीटर स्क्वायर। 31,954 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों, ये जो इसका क्षेत्रफल है, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.37% है। यानी जो मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है, उस एरिया का 10.37 अर्थात 10.37% क्या है, रीवा पन्ना का प्लेट्यू। चलिए आगे हम देखते हैं रेन, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे वर्षा की बात करते हैं, तो इस एरिया में जो वर्षा होती है वो होती है 100 से 125 सेंटीमीटर, अर्थात 100 से 125 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे वर्षा होती है। इसलिए यहाँ की जो जलवायु है दोस्तों, यहाँ की जलवायु महासागरीय है। और महासागरीय जलवायु क्या होती है, पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा है कि एक ऐसी जलवायु जहाँ साधारण गर्मी और ठंड अधिक होती हो। जहाँ जो गर्मी है वो कैसी हो, साधारण अर्थात सिंपल हो, लेकिन सर्दियाँ हो वो कैसी हो, कड़क हो, यानी सर्दी जो है अधिक पड़ती हो। तो इस प्रकार की जलवायु को, इस प्रकार के क्लाइमेट को महासागरीय जलवायु क्लाइमेट बोला जाता है। दोस्तों, यहाँ की अगर हम फसल की बात करते हैं कि यहाँ जो फसल है वो किस टाइप की होती है, तो यहाँ जो फसल पाई जाती है वो होती है गेहूं, धान, तिल, है ना। यहाँ पर तुम जैसे यहाँ पर गेहूं मिलेगा आपको, धान मिल सकता है, तिल, तंबाकू की खेती होती है इस क्षेत्र में। तंबाकू की खेती में दोस्तों रीवा जिला प्रथम है, यहाँ पे एक पॉइंट रख सकते हैं। तंबाकू खेती में रीवा जिले का फर्स्ट जो है पोजीशन पर है। तो यहाँ पर आम, और बेसिकली आम की जो सुंदरजा प्रजाति है, जो स्पीसीज है, वो रीवा में ही होती है। तो ये आम भी यहाँ का है, बेसिकली यहाँ पर रीवा में सुंदरजा प्रजाति का आम होता है। तो यहाँ के फसल की चर्चा हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के फॉरेस्ट, यहाँ वन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वन मिलते हैं वो साधारणतः आपको मिलेंगे, जैसे शीशम हुआ, साल हुआ, शाल, शीशम, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता, महुआ हुआ। ये सारी यहाँ की मुख्य फसलें हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर यहाँ की हम मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, यहाँ जो मिट्टी है वो पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। ठीक। अगर नदियों की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ की फेमस नदियां हैं, जैसे टॉस, केन, किलकिला। किलकिला के अलावा यहाँ पर गुप्त गोदावरी, गुप्त गोदावरी। ये यहाँ की फेमस नदियां हैं इस क्षेत्र की। दोस्तों अब देखिए, ये आपको जो मैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर एमपी का, यहाँ पे देखिए, ये है जबीरा का गुंबद। ये जबीरा का गुंबद जो बेसिकली है, ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है दमोह में। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है दोस्तों, ये है दमोह जिला पूरा। ये पड़ता है कौन सा जिला, दमोह। और दमोह में दोस्तों ये पूरा जो है, ये विंध्याचल रेंज है, विंध्याचल है ये, विंध्याचल पहाड़ी। ये विंध्याचल पहाड़ी जहाँ पर समाप्त होती है, यहाँ से एक घाटी होती है, यहाँ पर एक प्लेन पाया जाता है जिसको बोला जाता है संग्रामपुर घाटी। इसी संग्रामपुर जो यहाँ पर ये पीक है, ये इस पीक का नाम है गुडविल पीक, गुडविल चोटी। इस गुडविल चोटी की ऊंचाई 752 है दोस्तों। इसी गुडविल पीक को एक अन्य नाम सद्भावना शिखर के नाम से जाना जाता है। इसी गुडविल चोटी को इसी गुडविल चोटी को सद्भावना शिखर कहा जाता है। दूसरा इसका ही नाम मिलता है कालुम्बे शिखर दोस्तों, इसे कालुम्बे शिखर भी कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है कालुम्बे शिखर। कालुम्बे शिखर, ये एक ही चोटी के नाम है। अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों ये दमोह जिले में पड़ती है, लेकिन दमोह जिले के संग्रामपुर घाटी में, दमोह जिला संग्रामपुर घाटी, संग्रामपुर वैली में ये चोटी, ये पीक अवस्थित है। क्लियर दोस्तों? और जबीरा का जो गुंबद है, ये भी बड़ा फेमस गुंबद है। ये भी कहाँ पाया जाता है, दमोह में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं
कि इस पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुडविल। ठीक है, इसी गुडविल को कहा जाता है कालुम्बे शिखर। कालुम्बे शिखर। और साथ में इसका एक नाम और है सद्भावना शिखर, जिसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। दोस्तों अगर हम खनिज की बात करते हैं इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख खनिज है हीरा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है हीरा सर्वाधिक किस पठार में पाया जाता है, तो जवाब होगा रीवा पन्ना का पठार। हम कह सकते हैं सर्वाधिक इसी पठार में पाया जाता है। सर्वाधिक इसी पठार में, मैक्सिमम इट्स प्लेट्यू। ठीक है, इसके अलावा हीरा के अलावा यहाँ पर गेरू और चूना पत्थर भी मिलेगा। और हम जानते हैं इसी पठार के अंतर्गत आता है कटनी जिला, जो चूना पत्थर में प्रथम स्थान पर आता है, और जो कटनी है उसको चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इस क्षेत्र के प्रमुख जिलों की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जिले स्थित हैं। तो देखिए दोस्तों, रीवा जिला यहीं पे आता है। रीवा के अलावा यहाँ पर अब जो मऊगंज, मऊगंज के अलावा यहाँ पे सतना, कटनी, जिसको चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। कटनी के अलावा यहाँ पर पन्ना, दमू आदि ये डिस्ट्रिक्ट इस पठार के अंतर्गत पाई जाते हैं, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत। बस लास्ट पॉइंट दोस्तों, हम सीमा निर्धारण का पढ़ते हैं कि रीवा पन्ना का जो पठार है वो बाउंड्री अपनी किस किस के साथ शेयर करता है। देखिए, अगर हम सीमा निर्धारण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में देखते हैं। देखिए तो ये है रीवा पन्ना का पठार, और इसके उत्तर में यहाँ से एक नदी बह रही होती है। इस नदी का नाम है गंगा नदी। तो हम कह सकते हैं रीवा पन्ना पठार के उत्तर में कौन सी नदी पाई जाती है, या उत्तर में ये किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो इसका जवाब होगा गंगा। तो हम कह सकते हैं उत्तर में ये गंगा नदी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। गंगा रिवर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं गंगा नदी घाटी। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम देखते हैं इसकी जो पूर्वी बाउंड्री है, ईस्टर्न बाउंड्री है, किसके साथ शेयर होती है, तो देखिए दोस्तों, ये रीवा पन्ना का पठार है। इससे लगा हुआ ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आ जाता है दोस्तों। यहीं पर एक प्लेट्यू पाया जाता है छत्तीसगढ़ के पास, झारखंड के पास, जिसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा जो रीवा पन्ना का पठार है, इसकी पूर्वी सीमा छोटा नागपुर प्लेट्यू से शेयर होती है। तो हम कह सकते हैं पूर्व में यह छोटा नागपुर पठार से अपनी सीमा बनाता है, छोटा नागपुर पठार। ठीक। अब बात करते हैं हम दक्षिणी सीमा। दक्षिणी सीमा किसके साथ ये शेयर करता है, तो इसकी साउथ बाउंड्री देखिए। देखिए ये रहा रीवा पन्ना का पठार, और दक्षिण में इसके क्या पाया जाता है, बघेलखंड का पठार। तो हम कह सकते हैं साउथ बाउंड्री ये जो शेयर करता है किसके साथ करता है, तो जवाब होगा हमारा बघेलखंड का पठार। जस्ट चेकिंग, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेट्यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये अपनी वेस्ट वेस्टर्न बाउंड्री या पश्चिमी सीमा किसके साथ शेयर करता है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं पश्चिमी सीमा। ये रहा रीवा पन्ना का पठार, और इसके पश्चिम में देखिए दोस्तों जस्ट ये क्या है, मालवा प्लेट्यू। तो इसकी पश्चिमी सीमा किसके साथ शेयर होती है, मालवा पठार। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू। तो इस प्रकार से रीवा पन्ना के पठार की ये चारों सीमाएं रहती हैं। तो ये नॉर्थ में गंगा नदी घाटी, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण में बघेलखंड का पठार, एवं पश्चिम में मालवा के पठार से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आई होप ये रीवा पन्ना का पठार हमारा समाप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या देख लिया। रीवा पन्ना के पठार की लोकेशन, फॉर्मेशन, एरिया, यहाँ की वर्षा, जलवायु, क्लाइमेट, क्रॉप क्या होती है। देन हमने देखा यहाँ पे फॉरेस्ट, यहाँ की सोइल मिट्टी कैसी है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो हमने देखा कि गुडविल, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है, ये दमोह के संग्रामपुर घाटी में मिलती है। और यहीं दमोह में ही एक यहाँ पे गुंबद पाया जाता है, जिसको बोला जाता है जबीरा का गुंबद। तो ये जबीरा का गुंबद भी यहीं पे पाया जाता है। ये विंध्याचल रेंज है, ये कैमूर श्रेणी और ये भांडेर श्रेणी है। ये कैमूर श्रेणी है और ये भांडेर श्रेणी है, जो कि विंध्याचल श्रृंखला का ही भाग है। ठीक है, अगर खनिज के संदर्भ में हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे प्रमुख जो खनिज है वो कौन सा है, हीरा। सर्वाधिक हीरा इसी पठार में मिलता है। इसके अलावा गेरू, चूना पत्थर, और हमने बताया भी जैसे कटनी है, कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, चूना नगरी, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक चूना के उत्पादन होता है। फिर इसके जो जिले हैं, रीवा, मऊगंज, सतना, कटनी, पन्ना, दमोह आदि इसके कुछ प्रमुख जिले थे। देन हमने रीवा पन्ना पठार की सीमा निर्धारण को देखा। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट है, देखिए अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा मध्य भारत का पठार कंप्लीट हो गया, मालवा का प्लेट्यू ये भी कंप्लीट हो गया, ये हमारा बुंदेलखंड का पठार, और अभी हमने देखा है रीवा पन्ना का पठार। अब जो हमारे प्लेट्यू शेष रहते हैं, इसमें नर्मदा सोन घाटी, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जिसमें अब हम बात कर रहे हैं नर्मदा सोन घाटी की। चलिए आइए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब हम नर्मदा सोन घाटी को। सबसे पहले हम नर्मदा सोन घाटी, पहले तो देखिए डायग्राम में दोस्तों, ये पूरा एरिया नर्मदा सोन घाटी का है जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा एरिया। अगर हम नर्मदा सोन घाटी के लोकेशन की बात करते हैं, इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं, देखिए इसकी लोकेशन कहाँ है।
तो देखिए ये ईस्ट से वेस्ट की ओर है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। तो इसकी लोकेशन क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है ना? ईस्ट टू वेस्ट इन एमपी, ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इसकी जो लोकेशन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। और इसका निर्माण जो हुआ है दोस्तों, ये हुआ है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप की जितनी भी चट्टानें हैं, बेसिकली अगर हम इसको दो भागों में बांट दें, देखिए यहाँ से, जस्ट सेकंड, मान लीजिए ये नर्मदा सोन घाटी है और इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसका जो ये वाला एरिया है, ये पूरा पश्चिमी भाग, ये तो बना है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, ठीक है। और दोस्तों ये जो इसका पूर्वी भाग है, ये वाला पार्ट पूरा, ये बना है किससे? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। ये बना है धारवाड़ चट्टानों से। तो आप ये भी देख सकते हो, ये कौन सा भाग हुआ? ये पूर्वी, सॉरी, ये भाग हुआ पश्चिमी और ये भाग हुआ पूर्वी। तो नर्मदा सोन घाटी का पूर्वी भाग बना है धारवाड़ की चट्टानों से, और नर्मदा सोन घाटी का पश्चिमी भाग बना हुआ है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। दक्कन ट्रैप की चट्टानों वो चट्टानें होती हैं जो लावा द्वारा निर्मित होती है। इसका अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसका जो टोटल एरिया है वो 86,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 86,000 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके साथ ही यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, तो हम कह सकते हैं दूसरा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, सेकंड लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल पार्ट, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज में देखते हैं तो 26% ऑफ टोटल एरिया एमपी, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है? 26% है। अब यहाँ की अगर हम वर्षा की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर वर्षा होती है 75 से 125 सेंटीमीटर, 75 टू 125 सेंटीमीटर, 75 से 125 सेंटीमीटर। अगर हम इसके पश्चिमी भाग में बात करेंगे तो इस एरिया में होती है दोस्तों 75 सेंटीमीटर, और हम पूर्वी भाग में बात करते हैं तो पूर्वी भाग में होती है 125 सेंटीमीटर बारिश। इसी हिसाब से अगर यहाँ पर हम वन देखते हैं, तो वन मुख्यतः यहाँ पर मिलते हैं सागौन, सागौन के अलावा यहाँ पर पलास मिल जाएगा आपको, बबूल, शीशम और महुआ इत्यादि आपको यहाँ के वन उत्पाद या वन के रूप में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ की फसल की बात करते हैं, तो दोस्तों ये क्षेत्र कपास, गेहूं, इन सब के लिए फेमस है। बेसिकली हम कह सकते हैं कपास जो है, कपास के अलावा मूंगफली, है ना, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, मिर्च हो गया, ये जो तीनों फसल हैं ये मिलेंगे आपको नर्मदा सोन घाटी के पश्चिमी भाग में, ठीक है। अगर आप बात करोगे गेहूं है, जैसे मूंग है, चना है, जैसे गेहूं, मूंग, चना, ये आपको इसके मध्य भाग में देखने को मिलेंगे, मध्य भाग में, नर्मदा सोन घाटी के। और यदि धान की बात करोगे तो धान मिलती है यहाँ के पूर्वी भाग में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम के रूप में देखता हूँ कि मान लीजिए ये है नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। इसको मैंने जो है तीन भागों में डिवाइड कर दिया। ये है पश्चिमी भाग, ये है मध्य भाग और ये है पूर्वी भाग। तो दोस्तों मध्य भाग में होते हैं गेहूं, चना, पश्चिमी भाग में होते हैं कपास, मूंगफली, मिर्च, और धान होती है सबसे पूर्वी वाले भाग में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ की मिट्टी बात करते हैं दोस्तों, मिट्टी भी अगर हम मिट्टी के संदर्भ में भी बात करते हैं तो देख, मिट्टी भी यहाँ पर तीन रूप से पाई जाती है। अगर आप इसके पश्चिमी भाग में बात करोगे तो पश्चिमी भाग में मिलेगी आपको छिछली मिट्टी, छिछली अर्थात हम कह सकते हैं हल्की काली मिट्टी, हल्की काली। इसके अलावा अगर आप मध्य भाग की बात करते हो तो मध्य भाग में मिलेगी आपको गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। और अगर आप पूर्वी भाग की बात करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो यहाँ का ये सोइल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब पर्टिकुलर यहाँ की जनजातियों की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मुख्यतः भील, बंजारा, गोंड, कुरुकु ये जनजातियां देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं भील है, बंजारा है, और ये दोनों ट्राइब्स इसके जो है पश्चिमी भाग में देखने को मिलेंगे आपको, पश्चिमी भाग, भील, बंजारा। गोंड, कुरुकु आपको मध्य भाग में देखने को मिलेंगी, जैसे कि गोंड जनजाति है, कुरुकु है। ये दोनों जनजातियां आपको इस नर्मदा सोन घाटी के मध्य भाग में देखने को मिलेगी। और आप गोंड और बैगा की बात करोगे तो पूर्वी भाग में, कौन कौन सी? गोंड और जो बैगा जनजाति है, ये आपको मिलेगी पूर्वी भाग में। तो इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है जनजातियों के संदर्भ में। दोस्तों बचता है पार्ट जलवायु का। तो अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करते हैं, तो वही बात देखिए, जैसे मान लो ये है रीवा पन्ना का पठार, उसको हम फिर दो भाग में बांटते हैं, तो हम पाएंगे कि इसका जो पश्चिमी भाग है दोस्तों, यहाँ अधिक गर्मी और साधारण ठंड होती है। यहाँ पर अधिक गर्मी और साधारण ठंड होती है पश्चिमी भाग में, साधारण ठंड। लेकिन वहीं आप अगर पूर्वी भाग की बात करोगे तो यहाँ पर दोस्तों साधारण गर्मी हो जाएगा, साधारण गर्मी और अधिक ठंड,
ये है इसके पूर्वी भाग के जलवायु के क्षेत्र में। आई होप आप ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। खनिज के क्षेत्र में दोस्तों ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर मुख्यतः सोन और बॉक्साइट जैसे कुछ खनिज पदार्थ आपको मिलेंगे। और अगर हम इसकी बात करते हैं सीमा निर्धारण की कि सीमा किस किस से बनाती है, देखिए नेक्स्ट इसका पॉइंट हम बात कर रहे हैं सीमा निर्धारण का, बाउंड्रीज नर्मदा सोन घाटी की किस किस से शेयर होती हैं। तो देखिए अगर हम उत्तर में बात करेंगे तो इसके उत्तर में देखिए क्या है, मालवा का पठार है। जैसे ये नर्मदा सोन घाटी है, इसके उत्तर में क्या है, मालवा का पठार। तो हम कह सकते हैं उत्तर में मालवा का पठार। अगर हम पूर्व में बात करेंगे इसके, तो पूर्व में दोस्तों देखिए जैसे ये रहा डायग्राम कि इसके पूर्व में बघेलखंड का पठार है ना। तो सही यही रहेगा कि हम कह सकते हैं कि इसके पूर्व में जो है बघेलखंड का पठार आपको देखने को मिलेगा, बघेलखंड का पठार। और यदि हम इसके दक्षिण में बात करते हैं तो देखिए दोस्तों दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो हम कहेंगे दक्षिण में मिलता है सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक। और अगर हम इसके पश्चिम में बात करते हैं दोस्तों, तो पश्चिम में इसके भी क्या पाया जाएगा, यहाँ पे अरावली। तो हम कह सकते हैं पश्चिम में ये अरावली के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्रीज के बारे में चर्चा हुई कि कौन कौन सी बाउंड्रीज शेयर होती है। दोस्तों इसमें अगर हम जिलों की बात करते हैं तो इसके पूरे जो नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है सेम वही इसका एरिया माना जाएगा। तो इसमें मुख्यतः धार, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, है ना, नरसिंहपुर, जबलपुर और खंडवा, खरगोन, देवास, हरदा, ये सारे जिले, नर्मदापुरम, ये सभी जिले इस पठार में जो है लोकेटेड होंगे, जिसको आप मैप में देख सकते हो। आगे हम जब जिले की चर्चा करेंगे तो वहां पे हम इसको बड़े आराम से देख सकेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो नर्मदा सोन घाटी वाला पार्ट है ये भी कवर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब बघेलखंड के पठार के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।